चलो ध्यान दो, एक हेडिंग लिख लो, हैलाइड और उनके गुण। हैलाइड और उनके गुण। अभी दो पढ़ लिए ना इसमें हम लोग, ऑक्साइड और हाइड्राइड। तीसरा हैलाइड पढ़ लो। हैलाइड और उनके गुण। हो गया? अब हैलाइड क्या है जी? हैलाइड क्या होगा? देखो, हैलाइड जानने के लिए पहले हमको हैलोजन जानना होगा। हैलोजन, तो हैलोजन हम कहते हैं 7a वर्ग के तत्वों को, अर्थात वर्ग संख्या 17 के तत्वों को। वर्ग संख्या 17 के तत्व हैलोजन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये समुद्री लवण में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इनको हैलोजन कहा जाता है। अब हुआ क्या, इसमें कौन कौन से तत्व हैं? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है तो एस्टेटीन भी, लेकिन ये अल्प मात्रा में पाया जाने का कारण इसको हम पढ़ते नहीं है, बस केवल कितना पढ़ते हैं हैलोजन में? 4 पढ़ते हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ऑक्सीजन से बना ऑक्साइड, हाइड्रोजन से बना हाइड्राइड, तो हैलोजन से क्या बनेगा? हैलाइड। ठीक, किसका हैलाइड पढ़ रहे हो? कौन सा चैप्टर चल रहा है? वर्ग संख्या 15 अर्थात 5a। तो 5a वर्ग के तत्वों का हैलाइड हम पढ़ रहे हैं, तो 5a वर्ग के तत्वों का हैलोजन के साथ बना यौगिक हैलाइड कहलाएगा। या हम सीधे सीधे पहले तो हैलाइड की परिभाषा अगर वैसे पढ़ना चाहते हैं तो किसी तत्व का हैलोजन के साथ बना यौगिक क्या कहलाता है? हैलाइड कहलाता है। हो जाएगा? परिभाषा लिख लो पहले, तब आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व का परिभाषा है हैलाइड की, किसी तत्व का हैलोजन के साथ बना यौगिक, किसी तत्व का हैलोजन के साथ बना यौगिक हैलाइड कहलाता है। किसी तत्व का हैलोजन के साथ बना यौगिक हैलाइड कहलाता है। हो गया? आगे लिखो, वर्ग संख्या 15 के तत्व। वर्ग संख्या 15 के तत्व 2 प्रकार का हैलाइड बनाते हैं। वर्ग संख्या 15 के तत्व 2 प्रकार का हैलाइड बनाते हैं। वर्ग संख्या 15 के तत्व 2 प्रकार का हैलाइड बनाते हैं। हो गया ना? कैसे जी? जितने प्रकार का हाइड्राइड बनाए थे उतनी प्रकार का हैलाइड बनाएंगे, लेकिन हाइड्राइड में हमने देखा कितने प्रकार का बनाए थे? केवल एक। कौन सा वाला? ये 3 वाला। ठीक है ना? यहाँ पे हैलाइड बनने के लिए क्या होता है, एक चीज को ध्यान देना, हैलाइड बनने के लिए समझ लो ऑक्साइड की तरह ये अपनी प्रवृत्ति रखते हैं।
दो सूत्र का हैलाइड बनाते हैं, एक लिख सकते हो mx3 और दूसरा mx5। हो गया? कैसे? यम की जगह हम क्या रख सकते हैं? वर्ग 15 के तत्व। किसके तत्व जी? वर्ग 15 के तत्व। उसके बाद x की जगह कौन रहेगा? कौन रहेंगे? हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब देखो, यम की जगह अगर हम पहले नाइट्रोजन ले तो नाइट्रोजन के साथ बन जाएगा NCl3 बनेगा। उसके बाद नाइट्रोजन के साथ अगर क्लोरीन ले लिया जाए यहाँ पे तो बन जाएगा NCl5। दूसरा शुरू करो फास्फोरस, फास्फोरस के साथ लिया जाए तो PCl3, इधर फास्फोरस के साथ लिया जाए तो PCl5, आर्सेनिक के साथ लिया जाए AsCl3, उसके बाद AsCl5, उसके बाद ये बिस्मथ एंटीमनी है ना, एंटीमनी SbCl3 हो गया, और फिर SbCl5 और लास्ट में तुम्हारा बचेगा BiCl3 और BiCl5। इसमें से कोई दो नहीं बनेगा, इसमें से कोई दो नहीं बनेगा। कौन कौन सा? NCl5 नहीं बनेगा और BiCl5 नहीं बनेगा। दोनों का कारण पहले से ही जान रहे हो। NCl5, अब चूंकि जो क्लोरीन है वो एक एक बंध बनाता है। कितना बनाता है जी? एक। अब सोचो, NCl3 में नाइट्रोजन बनाएगा कितना बंध? 3 बंध। और NCl5 में नाइट्रोजन को बनाना होगा कितना बंध? 5 बंध। क्या संभव है? 5 बंध बनाने का मतलब समझते हो? एक बंध में कितने कितने इलेक्ट्रॉन? 2-2 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के घेरे में कितने हो गए? 10 हो गए। क्या नाइट्रोजन अपना 8 से ज्यादा कभी कर पाता है? नहीं कर पाता है। 8 से ज्यादा करने की क्षमता वही रखते हैं जिनके बाहरी कोश में रिक्त d ऑर्बिटल होता है। 8 से ज्यादा वही कर सकते हैं जिनके बाहरी कोश में रिक्त d ऑर्बिटल होता है। नाइट्रोजन के बाहरी कोश में ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि d ऑर्बिटल की शुरुआत किस कोश से होती है? तीसरे कोश से होती है। कैसे? तुमने पढ़ रखा है, जब उस दिन क्रम लिखवाए थे तो ध्यान से उसको देखना। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d लिखवाएं। 3d10 लिखवाएं, नहीं लिखवाएं? 3d लिखवाया गया, 2d क्यों नहीं लिखवाया गया? 2d क्यों नहीं लिखवाया गया? 2 में भी तो d आ सकता था। 2d क्यों नहीं लिखवाया गया? क्योंकि किसी भी कोष के अस्थायी होने के लिए, किसी उपकोष के अस्थायी होने के लिए उसके n का मान l से बड़ा होना आवश्यक है। n का मान l से बड़ा होना क्या है? आवश्यक है। जैसे अगर हमने लिखा 2d, तो ये जो सामने दिखता है ये n होता है, और ये जो d दिखा, d के लिए हमको प्राप्त होती है l की वैल्यू, और 4 उपकोष जो है sp, d और f, इनके लिए l की जो वैल्यू होती है 0, 1, 2 और क्या 3 होती है ना। इसकी चर्चा शायद उस दिन किए थे। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो d के लिए कितना है l का मान? 2 है, और n का मान भी क्या है? बताओ, क्या n बड़ा है l से? नहीं है, बराबर है। इसका मतलब हमारा ये नियम सही नहीं हुआ, तो 2d भी सही नहीं हो सकता है, इसलिए दूसरे में d नहीं आता है। d की शुरुआत कहां से होती है? तीसरे से, और जिनमें d होता है वही अपने अष्टक का प्रकार कर सकते हैं। तो ये प्रश्न उठा था हमारा किसके साथ? बिस्मथ के साथ, कि बिस्मथ क्यों नहीं बनाया? बिस्मथ के पास तो d होता है, बिस्मथ के पास तो d होता है, लेकिन बिस्मथ में कौन सा प्रभाव काम करता है? अक्रिय युग्म प्रभाव काम करता है, अर्थात उसमें यस उपकोष और किस उपकोष?
डी युक्त कोष के बीच की दूरी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, और यह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके भी डी में नहीं जा पाता है, अर्थात वो अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर पाता है। हो जाएगा ना। तो ये जो है कितने प्रकार का बनाएंगे जी, हैलाइड, 2 प्रकार का हैलाइड बनाएंगे, जबकि नाइट्रोजन और बिस्मथ केवल कितने प्रकार का बनाते हैं, 1 प्रकार का। नाइट्रोजन क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है। और बिस्मथ क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि इसका यश कोष क्या हो जाता है, अक्रिय हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। हो गया ना। तो ये दोनों का 5 वाला नहीं बनाने का कारण हमारे पास हो गया। बाकी के 3 जो बच रहे हैं, ये 3 वाला भी बनाते हैं और 5 वाला भी बनाते हैं। हो जाएगा। PCl3 भी बनता है और PCl5 भी बनता है। सवाल हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। कहाँ, संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था में पढ़ चुके हैं। संयोजकता में, संयोजकता में बताया गया है नाइट्रोजन त्रिसंयोजी होता है, जबकि फास्फोरस पंच संयोजी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल होता है, जिससे वो अपने अष्टक का क्या कर सकता है, प्रसार कर सकता है। तो ध्यान देना, ये 5 बंध बनाने का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब 8 से ज्यादा, और जिसका 8 से ज्यादा हो गया उसको हम कहते हैं प्रसारित अष्टक। क्या कहते हैं जी, प्रसारित अष्टक। और प्रसारित अष्टक केवल उन्हीं के पास हो सकता है जिनके बाहरी कोष में डी ऑर्बिटल रिक्त होता है। हो जाएगा ना। तो लिख सकते हो कॉपी के सबसे ऊपर। प्रसारित अष्टक वही केंद्रीय परमाणु रखते हैं, प्रसारित अष्टक कोष्ठक में लिख देना 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन। प्रसारित अष्टक वही केंद्रीय परमाणु रखते हैं, प्रसारित अष्टक कोष्ठक में लिख देना 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन। अष्टक माने होता है 8 और प्रसारित मतलब प्रसार हो गया अर्थात बढ़ गया। प्रसारित अष्टक कोष्ठक में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन, कोष्ठक बंद वही केंद्रीय परमाणु रखते हैं, वही केंद्रीय परमाणु रखते हैं, वही केंद्रीय परमाणु रखते हैं। हो गया। जिनके बाहरी कोष में रिक्त डी ऑर्बिटल होता है, जिनके बाहरी कोष में रिक्त डी ऑर्बिटल होता है, हो गया। जिनके बाहरी कोष में रिक्त डी ऑर्बिटल होता है, हो गया। चलो अभी अब नीचे लिखना शुरू करो। हेडिंग क्या लिखे थे, हैलाइड। हैलाइड की परिभाषा हो गई ना। तो लिखो वर्ग संख्या 15 के तत्व 2 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। लिख लियो। चलो पहला लिख लो MX3, दूसरा MX5। जहां पर लिख लेना यम क्या है और यक्स क्या है। नीचे लिखो नाइट्रोजन तथा बिस्मथ, नाइट्रोजन तथा बिस्मथ, नाइट्रोजन तथा बिस्मथ। हो गया। केवल MX3 प्रकार का हैलाइड बनाते हैं, MX3 प्रकार का हैलाइड बनाते हैं।
MX3 प्रकार का हैलाइड बनाते हैं, जैसे NCl3, BiCl3 आदि, NCl3, BiCl3 आदि, NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ये वाला एक विस्फोटक पदार्थ है, और ये BiCl3 आदि। अब सोच रहे होंगे आदि क्यों लिखवाए, दो एक था, दोनों तो लिखवा दिए, आदि क्यों लिखवाए? क्योंकि अभी हमने केवल Cl रखा है, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन बचे हुए हैं, बचे कि नहीं बचे, तो इसीलिए हमने आदि लिखवाया है। इसी प्रकार NF3 बन सकता है, अभी NBr3 बन सकता है, Ni3 बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ध्यान दिए रहना। आगे लिखो, जबकि फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, हो गया, काली पेन से लिख लेना। बाह्य कोश में, इसके इंपॉर्टेंट लिख देना ये वाले लाइन पे, बाह्य कोश में रिक्त डी ऑर्बिटल, बाह्य कोश में रिक्त डी ऑर्बिटल बाह्य कोश में रिक्त डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के कारण, की उपस्थिति, बाह्य कोश में रिक्त डी ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण, बाह्य कोश में रिक्त डी ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण, हो गया, रिक्त डी ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण MX3 और MX5 दोनों प्रकार का हैलाइड बनाते हैं, दोनों प्रकार का हैलाइड बनाते हैं। तो ये दोनों प्रकार का हैलाइड क्यों बनाएंगे? क्योंकि इनके बाह्य कोश में रिक्त डी ऑर्बिटल होता है। ठीक हो गया, दोनों प्रकार का हैलाइड बनाते हैं, हो गया। नीचे एक इंडिकेट पॉइंट लिख लो, इंडिकेट पॉइंट, नाइट्रोजन डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के कारण, नाइट्रोजन डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के कारण, नाइट्रोजन डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के कारण नाइट्रोजन डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के कारण, और बिस्मथ S उपकोष के अक्रिय युग्म प्रभाव, बिस्मथ S उपकोष के अक्रिय युग्म प्रभाव, S उपकोष के अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण MX5 प्रकार का हैलाइड नहीं बनाते हैं, MX5 प्रकार का हैलाइड नहीं बनाते हैं। हो गया ना, ये हो गया तुम्हारा हैलाइडों के बारे में।
और नीचे एक इंडिकेट पॉइंट लिख लो, नीचे एक इंडिकेट पॉइंट। सभी ट्राई हैलाइड, ये इंपॉर्टेंट है, सभी ट्राई हैलाइड सभी ट्राई हैलाइड हो गया केंद्रीय परमाणु पर, काली पेन से लिख लेना, केंद्रीय परमाणु पर, केंद्रीय परमाणु पर एक, केंद्रीय परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, केंद्रीय परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया, के कारण लुईस क्षार होते हैं, लुईस क्षार होते हैं, लुईस क्षार होते हैं, हो गया, लुईस क्षार होते हैं, हो गया। और इनकी क्षारीय प्रवृत्ति, और इनकी क्षारीय प्रवृत्ति वर्ग में नीचे जाने पर घटती है, और इनकी क्षारीय प्रवृत्ति वर्ग में नीचे जाने पर घटती है। जैसे जैसे देखो, ये नाइट्रोजन का मान लो NF3 ले लिए, इसका PF3 ले लिए, सब सेम सेम लेना है, इसका ANF3 ले लिए, इसका SBF3 ले लिए, और फिर लास्ट वाले का BIF3 ले लिए, हो गया ना। अब बताओ इसमें से सबसे ज्यादा क्षारीय प्रवृत्ति किसकी होगी? NF3 की होगी, क्योंकि वर्ग में नीचे जाने पर इनकी क्षारीय प्रवृत्ति क्या हो रही है? घट रही है। तो ये प्रकार से घटेगा ना, इधर दिख रहा है, तो नोट कर सकते हो इसको, कारण अभी पढ़ रहे हैं। हो गया जी। तो अब देखो, इनके साथ ऐसा हुआ क्यों? तीन चीजें तो इसमें हमको सवाल बना दिया, तीन चीजों ने। पहला, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, दूसरा लुईस क्षार, तीसरा ये क्रम क्यों बना। ठीक है ना। तो शुरुआत से चर्चा करते हैं। पहला सवाल का उत्तर दो कोई। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, व्हाट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? लोन पेयर बोलते हैं इसको। अब कुछ याद आ गया होगा? तो देखो, चर्चा शुरू करते हैं NF3 की। NF3 हो गया। तो यौगिक बनने से पहले हम दोनों का
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। नाइट्रोजन का 7 होता है तो इसका अगर बनाए तो 2,5 बनेगा, और फ्लोरीन का 9 होता है तो इसका अगर बनाए तो 2, कितना बनेगा, 7 बनेगा। पहला काम इनका होता है अपना अष्टक पूरा करना। क्या करना, अष्टक पूरा करना। तो इस 5 को कितना चाहिए 8 करने के लिए, +3, और इसको कितना चाहिए, +1। फ्लोरीन कहता है हमको 1 चाहिए, इसलिए हम 1 से ज्यादा बंध बनाएंगे ही नहीं। नाइट्रोजन कहता है हमको 3 बनाना है, इसलिए हम तुमसे अकेले बना नहीं सकते हैं। तो फ्लोरीन कहता है हम 3 लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो 3 फ्लोरीन आ जाते हैं और नाइट्रोजन अकेले इन तीनों से बनाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन को 3 की जरूरत थी। 1 फ्लोरीन कहेगा हमको जब 1 ही चाहिए तो हम अपना भी 1 ही देंगे ना, कि हमको 1 ही चाहिए, हम अपना 3 उठा के तुमको दे दें। ऐसा कभी होगा? नहीं होगा। साझा बराबर बराबर का होता है। अगर 1 इसने दिया तो 1 ये भी देगा। तो फ्लोरीन कहता है अगर हमको 1 चाहिए तो हम 1 ही देंगे। नाइट्रोजन कहता है हमको 3 चाहिए। ठीक है, तो हम 3 दे सकते हैं। तो फ्लोरीन कहता है हम सब 3 लोग को लेके आ रहे हैं, तीनों लोग को 1-1 दे देना, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। होगा ना? तो शुरू करते हैं। अब नाइट्रोजन 1 दिया इधर फ्लोरीन को, इसको तो फ्लोरीन ने कहा हम भी 1 देते हैं अपना, दिया, इधर लिख दिए 1 फ्लोरीन। इधर दूसरे फ्लोरीन को फिर नाइट्रोजन ने अपना 1 दे दिया, और इस फ्लोरीन ने फिर कहा हम भी 1 दे देते हैं, दे दिया। तो इसके बाद इसी तरह नीचे वाले को नाइट्रोजन ने 1 दिया, इसने भी कहा हम 1 देते हैं, और फ्लोरीन बन गया। फ्लोरीन के बाहरी कोश में कितने दिख रहे थे? 7। तीनों फ्लोरीन ने अपना कितना कितना दिया बाहर? 1-1 दिया, बाकी के 6 इनके पास बचे होंगे। ये सारी चीजें जो दिखाई जा रही हैं सब इलेक्ट्रॉन है। यही तो है लुईस बिंदु सूत्र। अभी नाम क्यों बड़ा बता रहे हैं? लुईस बिंदु सूत्र यही है। वैज्ञानिक लुईस थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉनों को बिंदुओं से प्रदर्शित किया था किसी भी बंध की संरचना को समझाने के लिए। समझ गए? ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हम दिखा रहे हैं ना, ये सब लुईस ने ही बताए थे। अब यहाँ पे एक का पॉइंट दिखाया, एक का क्रॉस दिखाया, ऐसा क्यों किए? क्योंकि दोनों अलग अलग दिखना चाहिए ना। अभी सबका पॉइंट ही दिखा दे तो कैसे पता चलेगा कौन नाइट्रोजन का है कौन फ्लोरीन का है? पता चलेगा क्या? नहीं। इसलिए हमने फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन थे उनको किससे दिखाया है? क्रॉस से दिखाया है, और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को पॉइंट से दिखाया है। हो जाएगा? अब देखो हुआ क्या, फ्लोरीन के सभी के पास 7 इलेक्ट्रॉन। ये सारे जो पॉइंट दिखाए जाते हैं केवल बाहरी कोश के दिखाए जाते हैं, भीतरी कोश के नहीं, केवल बाहरी कोश के दिखाए जाते हैं, याद रखे रहना। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 थे इसके, 7 हमको दिखाना है वहां पे। 1 उसने इधर दिया, 6 उसके पास बचे हैं। कितने हो गए? 7। ऐसे ही इसके पास 6 अभी बचे रहेंगे। हो गया? ऐसे ही इसके पास भी 6 बचे रहेंगे। हो गया ना? अब जो गोला इनका बनता है वो इनके साझे के इलेक्ट्रॉन के साथ बनता है। मतलब फ्लोरीन का गोला बनाओगे तो इसका साझे वाले के साथ बनाओगे। इसके गोले में गिनो क्या 8 हो चुके हैं? 8 हो चुके हैं ना? हो चुके हैं। जो साझा हुआ वो भी गिना जाएगा। क्यों गिना जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में अंतर थोड़ी ना हमको दिखेगा कि वो वाला इलेक्ट्रॉन क्रॉस की तरह बना था, वो पॉइंट की तरह दिखा। अगर इलेक्ट्रॉन देखोगे तो सारे इलेक्ट्रॉन सेम सेम होते हैं ना। यहाँ तो हमने प्रदर्शन के लिए अलग दिखाया है। हो गया? ऐसे ही इसका भी साझे के साथ बनेगा, और इसका भी साझे के साथ बनेगा। देख रहे होगे तीनों फ्लोरीन के गोले में कितने हो चुके हैं? 8-8 हो चुके हैं ना। मतलब इन्होंने अपना अष्टक पूरा कर लिया है। 1-1 चाहिए था, सबने 1-1 ले लिया। हो गया? अब नाइट्रोजन वो भी ये वाला कहता है कि हमारा है, तभी तो साझा होगा, बंध बनेगा। अगर देख के नाइट्रोजन ने छोड़ दिया तब तो मतलब उसने त्याग कर दिया। यहाँ पे साझे की बात हो रही है। साझा होने का मतलब न ये पूरा छोड़ेगा न वो पूरा छोड़ेगा, दोनों लोग बीच में रखेंगे और दोनों कहेंगे हमारा है हमारा है। ठीक है ना? ये ध्यान देना। अब नाइट्रोजन के पास अभी कितने दिख रहे हैं? नाइट्रोजन के गोले में 6 दिख रहे हैं ना। हमने कुछ छोड़ा था अभी। कितने हैं बाहरी कोश में? इसके 5 है। इसने तीनों तरफ साझे में कितना दिया है? 3 ही दिया है। बाकी के 2 यहाँ पे बचे हुए हैं ना, इसके दिख रहा है। अब गिनती गिन लो, 8 हो गया नाइट्रोजन का। हो गया?
तो नाइट्रोजन का भी अष्टक पूरा हो गया, फ्लोरीन का भी अष्टक पूरा हो गया। हो गया। अब ये लुईस क्षार क्यों है? क्योंकि इसमें जो केंद्रीय परमाणु है, ध्यान से समझना, पहले तो लुईस नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि इसको लुईस ने बिंदु सूत्र के रूप में रखा था। ठीक, हमको आगे क्षार पढ़ना है। क्षार जो होते हैं या लुईस क्षार कहें, रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करते हैं। किसका काम करते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। दो चीजें होती है, एक दाता और एक ग्राही। दाता मतलब दान करने वाला, ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला। तो दान कौन करेगा? जिसके पास रहेगा। ग्रहण कौन करेगा? जिसके पास नहीं रहेगा। समझ गए? तो अब सोचो, जिसके पास रहेगा उसका मतलब क्या है? केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा हो। पूरा है केंद्रीय परमाणु का अष्टक? है पूरा। और ध्यान देना, और उसके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसा बचा हो जिसने बंध बनाने में भाग न लिया हो। हम युग्म की बात किए, युग्म की बात का मतलब समझते हो? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो युग्म की बात कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या बताओ, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिन्होंने बंध नहीं बनाया था। देखो 5 थे नाइट्रोजन के पास, 5 में से 3 तो इधर इधर छिटके हुए हैं, 2 एक साथ बचे हुए हैं ना। क्या इन्होंने किसी से बंध बनाया था? नहीं बनाया था। इस 2 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म कह सकते हो। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? इस 2 का मतलब तुम एक इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म माने होता है जोड़ा, जोड़ा का मतलब कितने? 2। तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म कहने का मतलब 2 का जोड़ा है। बचा है? क्या इसने किसी से बंध बनाया है? नहीं बनाया है। नाइट्रोजन का अष्टक पूरा है? पूरा है। इसका मतलब नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को अभी कहीं और प्रयोग कर सकता है। कर सकता है अर्थात देने का काम कर सकता है। इसलिए हम कहेंगे नाइट्रोजन यहाँ पे दाता है। तो दाता कौन होगा? जिसका अष्टक पूरा होगा और जिसके बाहरी कोश में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बचे होंगे जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है। वही दाता का काम करेंगे और वही कहलाएंगे लुईस क्षार। क्या कहलाएंगे? लुईस क्षार। तो अगर तुम्हें लुईस क्षार का पता करना है तो बना लो लुईस बिंदु सूत्र। क्या बना लो? लुईस बिंदु सूत्र। और लुईस बिंदु सूत्र बनाने के बाद जो बीच वाला है उसके पास अगर इस तरह के कुछ दिख गए तो वह क्या कहलाएगा? लुईस क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लुईस क्षार। और अगर नहीं दिखे और 8 भी पूरा नहीं हुआ तब वो कहलाएगा लुईस अम्ल। मतलब नहीं दिखे इस टाइप के और 8 भी पूरा नहीं हुआ तब हम उसे क्या कहेंगे? लुईस अम्ल। जैसे अगर हम यही नाइट्रोजन की जगह रख दें बोरॉन। क्या रख दे? बोरॉन। तो सोचो बोरॉन का होता है कितना? 5। कितना होता है जी? 5 होता है। 5 लिखने का मतलब समझ रहे हो? 2 कामा कितना? 3। बाहरी कोश में 3 ही है ना, इसको कितना चाहिए अपना 8 करने के लिए? 5 चाहिए। कभी ये कर पाएगा क्या साझा करके? 3 ही तो है बेचारे, 3 साझा करने के लिए आएंगे तब भी 3 ही मिलेगा इसको। यहाँ पे देखो हो चुका है। इससे एक इधर फ्लोरीन के साथ साझे में दिया, एक इधर दिया और एक इधर दिया। 3 ही थे, उसने तीनों साझे में भी दे दिया अपना। कुछ बचे क्या उसके पास? नहीं बचे। और बोरान के गोले में देखो क्या 8 हुए? 8 भी नहीं हुए। मतलब कुछ बचा भी नहीं, 8 भी नहीं हुआ। कितने की जरूरत है 8 करने के लिए? 2 की जरूरत है ना। अरे 8 करना है, 2 2 4 2 6 हो चुके हैं। 2 की जरूरत है ना। कौन पूरा कर देगा? जो अभी हमने नाइट्रोजन बनाया था ना, नाइट्रोजन जब बनाया था हमने तो 2 ठो यहाँ दिख रहे थे कि नहीं दिख रहे थे? दिख रहे थे। वही नाइट्रोजन देके पूरा कर देगा। किसका? बोरॉन का। तो किसने दिया? नाइट्रोजन ने दिया। ग्रहण किसने किया? बोरॉन ने किया। जो नाइट्रोजन ने दिया तो NF3 लुईस क्षार हो गया। जो देगा वो क्षार होगा और जो लेगा वो अम्ल होगा। समझ गए? याद रखे रहना। तो यहाँ पे क्या हुआ? NF3 में N ने दिया अर्थात NF3 क्षार होगा। हो गया। और BF3 में बोरॉन ने ग्रहण किया इसलिए वो क्या होगा? अम्ल होगा।
और दोनों हमको कैसे पता चले? लुईस बिंदु सूत्र से पता चले ना, इसलिए इनके सामने क्या नाम लग जाता है? लुईस लग जाता है, लुईस क्षार और लुईस अम्ल। तो लुईस क्षार क्या होंगे? ऐसे क्षार या ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा होता है। क्या पूरा होता है जी? अष्टक पूरा होता है, और उनके पास कम से कम एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। इसीलिए इसमें इसको काली पेन से लिखवा है, ध्यान से पढ़ लो इंडिकेट पॉइंट को। लिखो है, क्या लिखो है? ध्यान दिए, कुछ मिला? ये ट्राई हैलाइड केंद्रीय परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं? लुईस क्षार होते हैं। तो यहाँ कारण भी हमने लिखवा दिया कि लुईस क्षार क्यों है। ये क्यों है जी? एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है इनके पास। और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है? ऐसे इलेक्ट्रॉन युग्म जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है। हो गया। अब दो सवालों का उत्तर हमको मिल गया। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या था? जिसने बंध बनाने में भाग नहीं लिया। लुईस क्षार क्या है? जब केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा हो और उसके पास क्या बचा हो? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचा हो, जो दाता का कार्य कर सके। किसका कार्य कर सके जी? दाता का कार्य कर सके। हो गया। तीसरा सवाल का आंसर मिलना बाकी है कि इसमें क्षारीय प्रवृत्ति सबसे ज्यादा क्यों है और इसमें क्षारीय प्रवृत्ति सबसे कम क्यों है। समझ गए? अब देखो, जब ये यौगिक बने होंगे तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण बंध ध्रुवित हो गया होगा। क्या हो गया होगा जी? बंध ध्रुवित हो गया होगा। ये नया शब्द आ गया। ध्रुवित क्या है? NF3। इसके लिए हमें परिचित होना होगा विद्युत ऋणात्मकता से। किससे परिचित होना होगा? विद्युत ऋणात्मकता भी हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे। किसी वर्ग में नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। क्या होता है जी? घटता है। घटता है ना। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तब क्या होगा? विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ेगा। अब सोचो, जब तुम दूसरे आवर्त की बात करते हो तो पहले नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, और फिर कौन आता है? फ्लोरीन आता है। पीछे भी होते हैं, कार्बन होता है, बोरॉन होता है, बेरिलियम होता है, लिथियम होता है। हमको जरूरत 3 की थी, इसलिए बस वहीं तक ये 3 की क्या, इसकी भी नहीं थी, बीच में आप इसलिए लिख दिए। नाइट्रोजन पहले आया, फ्लोरीन बाद में आया। ये आवर्त की बात कर रहे हैं हम। तो जब वर्ग में विद्युत ऋणात्मकता घटी थी तो आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? बढ़ेगी। अपने आप बढ़ेगी। बढ़ेगी ना। और जब बढ़ेगी तो बताओ इसमें किसकी अधिक होगी? नाइट्रोजन की कम होगी, फ्लोरीन की अधिक होगी। होगी ना। और दूसरी चीज, वर्ग में नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? घटती है। तो नाइट्रोजन के नीचे चले जाओ, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या? बिस्मथ। तो इसका सबसे क्या होगा जी? कम होगा। इससे और कम हो जाएगा ना। अब सोचो, जब जुड़ेगा तो किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है? फ्लोरीन की। नाइट्रोजन से जुड़ा तभी फ्लोरीन की अधिक है। फास्फोरस से जुड़ेगा तो किसकी अधिक होगी? तभी फ्लोरीन की अधिक होगी, क्योंकि अगर नाइट्रोजन का फ्लोरीन से कम है तो नाइट्रोजन के नीचे तो बाकी का नाइट्रोजन से भी कम होता है, हमने पढ़ रखा है। इसमें वर्ग में नीचे जाने पे घटने लगता है ना। घटने का मतलब सबसे ज्यादा किसका? नाइट्रोजन का। उससे कम, उससे कम, उससे कम और सबसे कम। देख रहे हो? तो निष्कर्ष क्या निकला? इन 5 और एक 6 में सबसे ज्यादा किसकी विद्युत ऋणात्मकता है? फ्लोरीन की। अब देखो, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है वो साझे के इलेक्ट्रॉन को अधिक खींचता है। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है वो साझे के इलेक्ट्रॉन को अधिक खींचता है। ये चीज को गांठ बांध लेना है। अब देखो हुआ क्या? नाइट्रोजन और फ्लोरीन जब जुड़े तो साझे में इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन अपना रखा होगा ना, जैसा यहां पे दिख रहा था। दिख रहा था ना।
साझा तो वैसे एकदम बीचों बीच में होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, इसमें फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता थी अधिक, उसकी क्षमता थी अधिक, इसलिए उसने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया अपनी ओर। खींचा, तो जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा तो क्या नाइट्रोजन छोड़ देगा? नहीं, छोड़ दिया तो साझा ही समाप्त हो जाएगा। साझा बना है ना अभी, इसका मतलब नाइट्रोजन ने छोड़ा नहीं है, भले बेचारा पिचक के टेढ़ा ओढ़ा हो जाता है, छोड़ता नहीं है, पकड़े रहता है। हो गया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन बीच में न रहकर कुछ किसकी ओर चले जाते हैं? फ्लोरीन की ओर। हुआ क्या, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन थे, भागा कौन लेके? फ्लोरीन। जो इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा उसके ऊपर कैसा आवेश आएगा? ऋणावेश। क्या फ्लोरीन पूरा लेके भाग गया? नहीं, आंशिक रूप से लेके भागा ना, तो ऋणावेश भी कैसा आएगा? आंशिक ही आएगा, पूरा ऋणावेश नहीं आएगा। पूरा ऋणावेश का मतलब लेके भाग गया, समझ गए? लेकिन लेके भाग नहीं पाया ना, आंशिक ऋणावेश। उस स्थिति में नाइट्रोजन के ही इलेक्ट्रॉन को लेके भाग रहा है ना, तो इधर जितना आंशिक ऋणावेश आया इधर उतना ही आंशिक क्या आएगा? धनावेश आएगा। आएगा ना? ऐसा ही तीनों के कारण होगा। इस चीज को ध्यान में रखना। अब जब तीनों के कारण होगा तो तुमको दिख रहा होगा नाइट्रोजन पर कैसा आवेश आ गया? धनावेश आ गया है। आंशिक ही आया लेकिन धनावेश तो आ गया ना। अब धनावेश आ गया तो इसके पास अभी कौन बचे हुए थे? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचे हुए थे ना। अब हुआ क्या, नाइट्रोजन पर धनावेश और ये इलेक्ट्रॉन कैसे? ऋणावेश आने के कारण इन दोनों के बीच आकर्षण बल लगने लगता है। मतलब धनावेशित नाइट्रोजन अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने लगता है। क्या करने लगता है जी? खींचने लगता है, क्योंकि अब उसके पास ही कमी होने लगी, और जब उसके पास कमी होने लगी तो क्या वो किसी को देना चाहेगा? नहीं देना चाहेगा। कहने का मतलब तुम अपनी जेब में 1 लाख रुपया रखे हुए हो और 10,000 रुपया बाहर से था उसको दान करने जा रहे हो। अब बीच में से पीछे तुम्हारा कोई पैसा खींच रहा है, तो क्या तुम कहोगे 10,000 रुपया दान दे दे तब इनसे निपटे? ऐसा करोगे? नहीं। सोचोगे पता चला 10,000 दान दियो, हमारा 50,000 खींच लिया, 10,000 गया, 50,000 गया। इससे बढ़िया भी 10,000 पकड़े रहो, इनसे निपट लेते हैं, अगर बच गए तब देंगे 10,000 दान। नहीं तो अगर 50,000 गया तो कम से कम 10,000 तो बचा रहेगा। वही चीज इसके साथ होती है कि इसके इलेक्ट्रॉन अब खींचने लगे किसकी ओर? फ्लोरीन की ओर। किसकी ओर खींचने लगे? फ्लोरीन की ओर। इसलिए ये अपने बचे हुए इलेक्ट्रॉन को रोकने लगता है। जाने देगा अब? नहीं। अभी हमने कहा था ना दाता का काम करता है, तो इसकी दानवीरता कम होने लगी, देने की क्षमता घट गई। अब सोचो, देने की क्षमता घटी लेकिन अभी देगा, वो देगा पूरी तरह से। ये तो खींच नहीं पाया, मतलब पैसा उसका पूरी तरह से चोरी हुआ नहीं है, केवल खींच रहा था ना। कोई निपट लेगा तो बाद में देगा, ठीक है? तो देगा लेकिन थोड़ा सा देर से देगा। हो गया। अब जो जितना जल्दी देगा उसकी क्षारीय प्रवृत्ति उतनी ही अधिक मानी जाएगी, क्योंकि जो जितना जल्दी काम करेगा उसकी प्रवृत्ति उतनी अधिक होगी ना। तो अब सोचो थोड़ा देरी से दिया। ऐसे ही जब तुम आए फास्फोरस के साथ, अब चर्चा शुरू हो रही है क्यों घट रहा है। जब तुम आए फास्फोरस के साथ, तो फास्फोरस की ऋणात्मकता तो नाइट्रोजन से भी कम थी ना। मतलब फास्फोरस की खींचने की क्षमता नाइट्रोजन से भी कम थी, अर्थात नाइट्रोजन फ्लोरीन से तो थोड़ा जोर से लड़ रहा था। उसके बाद जब फास्फोरस आया तो ये और कमजोर हो गया। तो फ्लोरीन तो उतना ही है जो पहले था, कमजोर हो गया यहाँ पे आने वाला फास्फोरस। हो गया ना। अर्थात जब ये फास्फोरस कमजोर हो गया तो क्या ये साझे के इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन के जितना बल से खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा, इसका बल कुछ कम हो जाएगा। इस स्थिति में फ्लोरीन और अधिक प्रभावी हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी ओर और खींचेगा। और जब थोड़ा सा अपनी ओर और खींचेगा तो आंशिक ऋणावेश उसका और बढ़ेगा। उस स्थिति में इसका आंशिक धनावेश भी क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। तो ये अपने वाले इलेक्ट्रॉन को और खींच लेगा, और जब और खींच लेगा तो क्या देने की प्रवृत्ति अधिक होगी? नहीं होगी। होगी क्या? नहीं होगी। ऐसा ही लास्ट में जाते जाते विषमत के साथ सबसे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि विषमत की विद्युत ऋणात्मकता क्या है?
सबसे कम है और बिस्मथ की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होने के कारण ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच ही नहीं पाता है और फ्लोरीन लगभग अपने पास तक इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है कि मतलब थोड़ी सी भी ऊर्जा दे दे तो वो तोड़ के लेके क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। हो गया ना, ये चीज को ध्यान में रखना है। तो बिस्मथ के साथ क्या हुआ, फ्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश सबसे अधिक आ जाएगा, आएगा जी, फ्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश सबसे अधिक आ जाएगा और बिस्मथ पर आंशिक धनावेश सबसे अधिक आ जाएगा, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन को भी सबसे अधिक खींच लेगा। हो सकता है अपना पैसा जो दान देने वाला था जेब में रख ले, कहे तो पहले इनसे निपट ले तब जेब में से निकालेंगे। हो गया, तो अब जेब में रख लिया तो क्या दान करने की क्षमता बढ़ गई उसकी, नहीं, हो सकता है दान ही ना दे, बेचारे मूड बदल जाए, रखा रहे जेब में। हो गया ना, वही चीज इनके साथ हुई कि इनका क्षारीय क्रम क्यों घटा, इसी विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण। इसके कारण जी, विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बढ़ने लगता है और विद्युत ऋणात्मकता का जब अंतर बढ़ने लगता है तो इलेक्ट्रॉन किसकी ओर अधिक प्रतिस्थापित हो जाते हैं, फ्लोरीन की ओर, जिससे इनकी इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति क्या होने लगती है, घटने लगती है। और जब दान करने की प्रवृत्ति घटने लगेगी तो इनकी क्षारीय प्रवृत्ति भी क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। यही कारण था कि वर्ग में नीचे जाने पर इनकी क्षारीय प्रवृत्ति घटती है। हो जाएगा ना, ये चीज को तुमको ध्यान में रखना है। तो कहां तक लिखे हो, केवल क्रम लिखे हो ना, उसके नीचे कोष्ठक में लिख लो ऐसा क्रम क्यों बना है, क्योंकि वर्ग में नीचे जाने पर इनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बढ़ता जाता है। मतलब इसको जो क्रम लिखे हो ना, आगे कोष्ठक में काली पेन से लिख लो, उसी क्रम के आगे काली पेन से, क्योंकि वर्ग में नीचे जाने पर, क्योंकि वर्ग में नीचे जाने पर इनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बढ़ता जाता है, इनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बढ़ता जाता है, इनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बढ़ता जाता है। हो गया, जिससे इनकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करने की प्रवृत्ति, जिससे इनकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करने की प्रवृत्ति घटती जाती है, जिससे इनकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करने की प्रवृत्ति घटती जाती है। तो यहां से एक और आंसर निकल के आ गया कि अगर विद्युत ऋणात्मकता का अंतर अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की प्रवृत्ति क्या होगी, घटती जाएगी और क्षारीय प्रवृत्ति घटती जाएगी। और आगे लिख लो, क्षारीय प्रवृत्ति घटती जाएगी। हो जाएगा, तो इनका क्षारीय प्रवृत्ति घटने का कारण क्या है, इनका इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति घटने लगती है। और इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति क्यों घटती है, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर क्या होता है, बढ़ता है। हो जाएगा ना, ये चीज को कारण सहित याद कर लेना। सवाल पूछा जा सकता है कि NF3 PF3 से अधिक क्षारीय है क्यों, NF3 PF3 से अधिक क्षारीय है क्यों, क्योंकि N और F की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर कम है, जबकि N और F में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर क्या है, अधिक है। इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और क्षारीय प्रवृत्ति भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसलिए NF3 की क्षारकता क्या होगी, अधिक होगी, और PF3 की क्षारकता क्या होगी, कम होगी। हो जाएगा ना, ये प्रकार से आंसर तुम बता सकते हो। बाकी चीजें होंगी कल। अब हैलाइट समाप्त हो चुका है, कल शुरू करेंगे नाइट्रोजन का असंगत व्यवहार, उसके बाद आएंगे अमोनिया, अमोनिया के बाद नाइट्रिक अम्ल, चैप्टर समाप्त।